श्रोताओं नमस्कार। विशेष कार्यक्रम सुनते सुनाते 90 साल के इस अंक के साथ मैं हूं मनोज कुमार। श्रोताओं, भारत में आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल पूरे हो रहे हैं और हम सब 90 साल के जश्न में गवाह बन रहे हैं। लेकिन आकाशवाणी के इस लंबे सफर के हम सफर रहे हैं बहुत सारे लोग जिनकी मेहनत और लगन से आकाशवाणी का स्वर्णिम कालखंड स्थापित हुआ। हर श्रोता के दिल में जगह बनाई आकाशवाणी के प्रस्तुतकर्ताओं ने, चाहे वे किसी भी रूप में आकाशवाणी से जुड़े रहे हों, चाहे आवाज के जरिए या फिर तकनीकी के जरिए। पर्दे के पीछे बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। हर तरह से उनकी मेहनत और समर्पण ने श्रोताओं को आकाशवाणी का मुरीद बनाया। तभी तो आज हम उनके द्वारा सींचे गए पेड़ रूपी आकाशवाणी के 90 साल के सफर का जश्न मना रहे हैं। 9 दशकों के सुनहरे वर्ष सुनकर मन में छाए हर्ष, यादों के सफर की कहानी लेकर आया आकाशवाणी। अगली गेंद फ्लाइटर गेंद बैक टू बॉलर, कैच हो सकता था, कॉटन बोल्ट का चांस था, ड्रॉप हुआ यहां पर। फारूक वाह ने खेला था चहल की तरफ, लेकिन चहल उस गेंद को कैच नहीं कर सके। बहुत अच्छा मौका था। तैयार एक बार फिर से अपने इस ओवर की अगली गेंद लेकर दाएं हाथ से ओवर द विकेट और आगे बढ़कर उसको ड्राइव करने की कोशिश की। ऑन साइड में गेंद पहुंची, सीमा रेखा से दौड़कर आए फील्डर, उठाया। केवल एक रन मिलेगा, एक रन से संतोष करना पड़ा। दूसरा रन लेने का जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे और अब काफी देर के बाद 4.06 की औसत से, यानी कि 4 के ऊपर औसत पहुंचा है दक्षिण अफ्रीका का। 105 5 विकेट के नुकसान पर अब सामने आ गए मिलर, जिन्होंने 15 रन बनाए हैं। वैसे श्रोताओं, कुछ आवाजों का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी आवाज ही पहचान होती है और रेडियो में सिर्फ आवाज का रिश्ता होता है जो कानों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। श्रोताओं, बिल्कुल भी आपकी बेताबी को नहीं बढ़ाएंगे और सीधे आपसे रूबरू कराते हैं लाखों दिलों की चाहत, लाखों लोगों की कर्णप्रिय आवाज स्पोर्ट्स कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग जी से। सुनते सुनाते 90 साल के इस अंक में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं के साथ रूबरू हो रहा हूं, तरंगों के माध्यम से, स्वर के माध्यम से। सर, आकाशवाणी के 90 साल की लंबी यात्रा के आप भी हम सफर हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आकाशवाणी के 90 साल के गौरवमयी सफर के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, आकाशवाणी देश की सुरीली धड़कन है जो उन जगहों पर पहुंचती है जहां पर शायद दूसरी चीजें नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आकाशवाणी की जो आवाज होती है वो कहाँ कहाँ लोग बैठे हमको सुन रहे हैं। यही हमारी कमेंट्री के दौरान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर रेडियो की जो तरंगे हैं वो सूर्य की किरणों के बाद दूसरी ऐसी चीज है, रेडियो तरंगे, जो कि सबसे ज्यादा कवर करती हैं पृथ्वी को। सूर्य तो करता ही करता है क्योंकि उसकी किरणें हर जगह पहुंचती है। दूसरे नंबर पर आकाशवाणी की या रेडियो की तरंगों को कहा जा सकता है और आकाशवाणी उन रेडियो का एक हिस्सा है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आकाशवाणी से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। हमारे घर में कमेंट्री चलती रहती थी, तब रेडियो का दौर था। मैं बात कर रहा हूँ सन 1974-75 की, श्रीगंगानगर राजस्थान में। तो हमारे परिवार के लोग सुनते थे, खासतौर पर हमारे माता जी बहुत सुनते थे। और फिर मुझे लगा कि ये जो आवाजें हैं, चाहे वो जसदेव सिंह जी हैं, मुरली मनोहर मंजुल हैं, सुशील दोषी हैं, डॉक्टर नरोत्तम पुरी हैं और बड़ी बड़ी आवाजें जो हम जिनको सुनते आ रहे थे, जोगा राव, हरमेश मल्होत्रा, हर फील्ड में वो छाए हुए थे। तो उनको लाखों लोग जब सुनते थे तो मेरे दिल में भी एक तरंगे फूटी कि यस, मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। लेकिन कैसे आया जाएगा ये पता नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतिहास का स्टूडेंट था और श्रीगंगानगर राजस्थान एक रिमोट एरिया है जहाँ पर क्रिकेट के नाम पर कुछ भी नहीं था उस वक्त जी। वहाँ क्रिकेट नहीं होती थी। धीरे धीरे मेरा शौक जब पड़ा तो मैं आकाशवाणी में आया। उसकी भी एक बहुत बड़ी दास्तान में किस तरह से आया। मैं लेक्चरर भी लग गया था हिस्ट्री का, लेकिन आकाशवाणी में इसलिए आया कि मुझे यहाँ पर आकर कमेंटेटर बनने का मौका मिल सकता है। जी। तो जब आकाशवाणी में आया तो उसके बाद फिर मैंने कमेंट्री शुरू की और मैं हिस्सा बना। छोटे मोटे मैचेज जो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी तो चलती रही। पहली बार मुझे 27 सितंबर सन 1994 को मुझे मौका मिला, जबकि मैंने पहली बार वनडे किया और उसके बाद तो फिर एक इतिहास है। आज क्रिकेट के 9 विश्व कप है मेरे नाम। इसके अलावा 350 पौने 400 के आसपास टेस्ट मैच, T20, वनडे और IPL के मुकाबले हैं और दुनिया के जितने ऐतिहासिक मुकाबले हुए, ज्यादातर मुकाबले में मुझे कमेंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रोताओं को मुझे बहुत प्यार मिला
अगर श्रोताओं को याद हो 2002 का नेटवर्क ट्रॉफी का फाइनल 13 जुलाई 2002 इंग्लैंड और भारत के बीच लंदन में मुकाबला था लॉर्ड्स के मैदान पर। इंग्लैंड ने 325 रन बनाए थे और भारत ने उसको 326 रन बनाकर उसको जीता था, जब मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की एक बेहतरीन साझेदारी ने भारत को विजेता बनाया। मैं उस मैच की कमेंट्री कर रहा था लॉर्ड्स के मैदान से, लेट श्री सुरेश सरैया जी के साथ, वो अंग्रेजी में कर रहे थे और मैं हिंदी में, जहां पर गांगुली दादा ने, हमारे श्रोताओं को याद होगा, जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतार कर घुमाई थी। वो आज भी टीवी पे बार बार दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये सौभाग्य मिला। एक पाकिस्तान के दौरे पर गया मैं कमेंट्री करने 2004 में। 15 वर्षों के बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी। तो पाकिस्तान में जब मुल्तान में सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, तो मेरी ही कमेंट्री में उन्होंने सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर सिक्सर मारकर 300 रन पूरे किए और भारत के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने कि 13 शतक बनाया था। तो आकाशवाणी मेरे दिल में बसती है। आकाशवाणी की जो तरंगे हैं, और जब हम इस पे कमेंट्री में करता था, तो हिंदुस्तान भर में जितने भी किसान जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो जवान जो सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, वो सब हमारी कमेंट्री सुनकर बहुत आनंदित होते थे। और हमें सबसे ज्यादा दिलों खुशी होती थी, दिल से खुशी होती थी, जब हमें हिंदुस्तान के लगभग 2-2.5 करोड़ नेत्रहीन लोग जो हमें रेडियो पे सुनते थे कमेंट्री, जो हमारी आवाज को, हेलो को ही पहचान जाते थे, नमस्कार को पहचान जाते थे कि ये किस कमेंटेटर की आवाज है। हम उनकी जो भावनाएं, उनकी कदर करते हुए उनको आंखों देखा हाल सुनाकर हम बहुत खुश होते थे। जब उनके फोन आते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमारा प्रयास सफल हुआ। तो ये आकाशवाणी है जिसने हमें इतने मौके दिए और हम लाखों लोगों तक पहुंच सके, और आज भी लोगों का प्यार बना हुआ है। आज भी मैं जब कमेंट्री करता हूँ तो लोगों के मेरे पास फोन आते हैं और मैं पूरी तैयारी करके कमेंट्री करता हूँ। बिल्कुल यही खासियत रही है आकाशवाणी की, रेडियो की, कि लोगों के दिलों पर राज किया है, आवाज का एक रिश्ता कायम किया है। सर, लौटेंगे आपके बचपन के दिनों में और जी। आपसे जानना चाहेंगे श्रोताओं की तरफ से कि थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसे बचपन में आपने समय गुज़ारा, कैसे एक कमेंटेटर बनने की आपके दिल में ललक जागी? बचपन में कोई ऐसा उस वक्त हमारा लक्ष्य नहीं था। यही होता था, हमारे श्रीगंगानगर जो इलाका है हमारा, हुँ। वो पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा इसका बॉर्डर पड़ता था। तो तीनों में एक कॉर्नर पे हम थे और वहां से हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद हिंदी कम्युनिकेटर बन पाए। और ये तक मैं पढ़ने में होशियार था, टॉपर था हिस्ट्री का। तो लेकिन लक्ष्य कोई नहीं था हमारे वहाँ। ज्यादातर लोगों का ये लक्ष्य होता है कि आप बीए कर लो, नहीं कुछ हुआ तो एमए कर लो, बीएड करके टीचर लग जाओ। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लकी रहा। मुझे आकाशवाणी का ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का जॉब था, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। ये परमानेंट था, लेक्चरर टेम्परेरी था, वो भी मेरा सिलेक्शन हुआ। आकाशवाणी सूरतगढ़ से मैंने शुरुआत की और फिर जो कमेंट्री का सफर मेरा शुरू हुआ, दिल से मैं चाहता था और वो शुरू हो गया। तो लोगों का प्यार मिलता रहा और आज हॉकी के भी मेरे 5-6 विश्व कप है, 4 कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, 450 से 550 के बीच हॉकी के इंटरनेशनल मैच है। तो एक उस जगह से उठकर जहाँ से आगे करने को कुछ नहीं था, लेकिन दिल में एक ललक थी, एक आग थी। कहते हैं ना कि जीवन सुख का सपना होगा, पर पहले कुछ तपना होगा। बिल्कुल। हम लोग तपे हुए थे, तप के मेहनत करी। आज भी जब मैं कोई मैच करता हूँ तो मैं ऐसे तैयारी करता हूँ जैसे मैं अपना पहला मैच कर रहा हूँ। तो इतनी तैयारी करी जाती है। तो जब आप लाइव बोलते हैं तो फिर आपको कहीं पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टैटिस्टिशियन भी होते हैं, स्कोरर भी होते हैं, उनसे आपको कुछ मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके जहन में इतना कुछ भरा हुआ होता है। पढ़ कर इतनी मेहनत की होती है। आंखों देखा हाल जब से मैंने शुरू किया, उसके बाद से आप ये मान के चलिए कि सन 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के बाद से मैंने हर, यानी कि उससे पहले भी था 1975 के हॉकी के विश्व कप की कमेंट्री सुनी मैंने, जो मलेशिया में भारत ने पाकिस्तान को हराया था 2-1 से। उसके बाद 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में, क्योंकि कनाडा में दिन होता था और भारत में रात थी, जी। रात के 2:30 बजे मैंने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था, आकाशवाणी पे उसकी कमेंट्री सुनी। तो ये चीजें जो 1974, 75, 76 में जहन में बैठती गई, वो उन्हें कमेंटेटर बना दिया। तो ये हुआ कि ठीक अब हमें कमेंटेटर बनना है, अब टीचर नहीं लगना। हुँ, हुँ। लेकिन टीचर लगते तो भी ठीक था, शिक्षा के लोग फैलाते, लेकिन धीरे धीरे इसमें हम रहते चले गए। और एक और मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगा जो कमेंटेटर बनना चाहते हैं, जी। चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे फीफा विश्व कप हो, हॉकी विश्व कप हो, हॉकी के मैच हो, इसके अलावा क्रिकेट विश्व कप हो, जो भी हो, उसके मैं फाइनल मैच को जरूर देखता था, अपनी आंखों से देखता हूँ एक एक बॉल को, ताकि दोबारा कभी आगे चलकर मुझे करने का मौका मिलता है तो मुझे याद रहे कि जैसे 1983 का विश्व कप था, जो कपिल देव ने वो कैच लिया था, किस तरह से वो 25, 20, 30 मीटर तक पीछे की तरफ भागे थे मदन लाल की गेंद पर। तो वो पल मेरी
ज़हन में रहते हैं और उनको फिर हम शब्दों में बयान करते हैं। जो कमेंट्री होती है, सुनने वाले जानते हैं कि इसको कहते हैं आँखों देखा हाल। जो बिल्कुल। हमें मैदान पर दिखाई दे रहा है, वो हम उसको बोलते हैं। इसके अलावा हमारा आकाशवाणी की जो कमेंट्री का मेन उद्देश्य होता है कि जो श्रोता है उसके मस्तिष्क में शब्द चित्र बनाना। उसको ये लगे कि मैं स्टेडियम में बैठा इस वक़्त मैच देख रहा हूँ। हमारे शब्दों को सुनकर, हमारी भाषा को सुनकर, हमारे विवरण को सुनकर वो एक कल्पना में खो जाता है कि यस, मैदान पर ये कुछ हो रहा होगा जो कमेंटेटर ने बताया है। बिल्कुल। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने खेल कमेंट्री शुरू की, तो पहले मैच की जब आप खेल कमेंट्री कर रहे थे, तो वो कैसा अनुभव था? श्रोताओं के साथ थोड़ा-सा साझा कीजिए। देखिए, पहली जो लाइव कमेंट्री थी वो तो बड़ी अजीब बात रही मेरे साथ। हुँ, श्री हुँ। गंगानगर में हॉकी का एक मुकाबला था। कोटा और श्री गंगानगर बीच फाइनल। तो कमेंटेटर बॉक्स उस वक़्त मचान पे बनाते थे। हुँ, इंजीनियर्स अपने कंसोल लेके जब चढ़े, 2-3 घंटे पहले तो मचान टूट गई। उसके बाद एक ट्रक को लाके खड़ा किया मैंने, उसका मुँह मैदान की तरफ किया, मध्य रेखा पे खड़ा था। उसके डाले में बैठ के जहाँ मज़दूर बैठे होते हैं, तगारी और फावड़े रखे होते हैं, वहाँ बैठ के मैंने पहली बार कमेंट्री करी और उसके बाद लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान से आकाशवाणी के लिए हिंदी में 5 बार कमेंट्री करने का मुझे मौका मिला और मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान में मैं अकेला कमेंटेटर हूँ जिसने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान से 5 बार कमेंट्री करी है। वाह! बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने, लेकिन जब कभी कुलविंदर सिंह कंग थकान महसूस करते हैं, तो क्या करते हैं? किस तरह की थकान? थकान तो होती नहीं। आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। हुँ, अपने आप को मैं किसी-किसी बातों में लगाए रखता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल कंग दे रंग, तो उसके लिए मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ। जी, तो आज रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी मैं खाली नहीं बैठता। मैं इस वक़्त भी अपने जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टडी टेबल के ऊपर बैठा हूँ। जी। मैं इस समय मोहाली में हूँ, पंजाब में हूँ, चंडीगढ़ में हूँ, तो मेरे सामने ये नक्शा लगा हुआ है पूरा, बहुत बड़ा जिसमें ज़ीरकपुर है, मोहाली है, चंडीगढ़ है, पंचकूला है, न्यू चंडीगढ़ है। आपको मुल्लापुर का स्टेडियम है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है मैप में। तो मैं उसको स्टडी करता रहता हूँ। तो हर चीज़ की मैं स्टडी करता हूँ, मेरे रिकॉर्ड्स, मेरे आंकड़े मेरी टेबल पे रहते हैं, ऐतिहासिक बातें मेरी टेबल पे रहती हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं अपने आप को कुछ खाली वक़्त हो, मैं तो अपने आप को बिज़ी रखता हूँ और वो सबसे अच्छा है आपके मस्तिष्क के लिए। बिल्कुल सही बात है। कितनी तैयारी करनी होती है कमेंट्री करने से पहले जब श्रोताओं को उस अनुभव को साझा करना होता है, श्रोताओं के साथ वो बातें बतानी होती हैं खेल अनुभव के बारे में, तो कितनी तैयारी करके जाते थे कुलविंदर सिंह कंग? देखिए, मैंने 2004 में श्रीलंका में एशिया कप की कमेंट्री कर रहा था। मेरे साथ जॉन इब्राहिम ने भी कमेंट्री करी थी, कमेंट्री बॉक्स में आके हमारे। तो मैंने वहाँ जब स्टैटिस्टिशियन से कुछ माँगते थे, तो बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल के रख देते थे सामने। अंग्रेजी में होते थे, प्रिंट लिया होता था, हमें हिंदी की कमेंट्री करनी है। तो कमेंट्री करते-करते आप उसको ट्रांसलेट करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपनी एक नया विधा निकाली, मैंने एक पेज के ऊपर एक शीट बनाई, जिसको लोग आजकल कंग शीट कहते हैं। उस एक पेज के अंदर मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन फीड करता था उसमें कि आप एक पेज से आप किसी एक टीम के लिए 1.5 घंटा तक बोल सकते हैं। जी, तो वो मैं तैयारी कर लेता हूँ, आंकड़े आपके पास होने चाहिए, तैयारी होनी चाहिए और करके ही जाता हूँ और रेलेवेंट बात होनी चाहिए। मैं श्रीलंका में कमेंट्री कर रहा था, टीएम दिलशान खेल रहे थे और ज़हीर खान गेंद डालने लगे तो मैं स्कोर बोर्ड बताया और ज़हीर खान जा रहे हैं, इसी बीच सचिन ने उसको रोक लिया, बात करने लग गए। हुँ, 15-20 सेकंड का समय था। जी, अब इसमें आप कितनी बार स्कोर बताओ? बिल्कुल। तो मैंने फिर जो मैंने तैयारी थी वो मेरी शीट मेरे काम आई। तो मैंने लिसनर्स को बताया कि इस समय श्रीलंका की तरफ से 37 के निजी स्कोर पर टीएम दिलशान सामना करेंगे ज़हीर खान की अगली गेंद का। टीएम दिलशान के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छे हिंदी गाने गाते हैं, बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं और इनकी धर्मपत्नी श्रीलंका फ़िल्मों की हीरोइन है। हुँ, इसी बीच ज़हीर खान अगली गेंद है बाएँ हाथ से ओवर द विकेट। तो वो जो गैप फ़िल करना था मुझे, वो मैंने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ फ़िल किया। जी, उस वक़्त टीएम दिलशान सामने था, तो उसके साथ ही ये नहीं कि यहाँ टीएम दिलशान और मैं बात करूँ किसी 1983 के विश्व कप की या सौरव गांगुली की बात करने लग जाऊँ, तो लिसनर्स को लगे कि हाँ, ये तैयारी है। तो लगना चाहिए कि यस आपने तैयारी की। फिर मैंने ये भी कहा कि मैं श्रीलंका में हूँ, श्रीलंका के अगर आकार की बात करें, हुँ, भूमि के आकार की बात करें, देश के आकार की बात करें, तो ये आँख से गिरते हुए आँसू की तरह लगता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लंबाई-चौड़ाई की बात करें, अगर आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं, तो जयपुर शहर में एंटर होने से पहले ही श्रीलंका चौड़ाई में खत्म हो जाता है हुँ, और अगर आप दिल्ली से अमृतसर जाते हैं, तो अमृतसर शहर में एंटर होने से पहले श्रीलंका लंबाई में खत्म हो जाता है। इतना ही है श्रीलंका। तो आप उस जगह के बारे में, उस स्टेडियम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के खान-पान के बारे में, वहाँ के ऐतिहासिक जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप बीच-बीच में उसको और मज़ेदार बनाने के लिए आप उसको शामिल कर सकें। बिल्कुल।
यही खासियत होती है आपकी कमेंट्री में। और सर आपने बहुत सारे खेल प्रतिस्पर्धाओं की कमेंट्री की है, अच्छा भी लगता है आपको। लेकिन अगर बात कुलविंदर सिंह कंग की करें तो कुलविंदर सिंह कंग को कौन सा खेल खेलना पसंद है? मुझे खेलना तो मैं कोई गेम नहीं खेला। मैं शुरू में थोड़ा खेलता रहा, फुटबॉल खेलते थे, बड़े लोग भाई लोग खेलते थे। हुँ, बाहर खड़ा कर देते गोल में, कभी बाहर से गेंद ले आओ। उसके बाद मैंने खो-खो खेलना शुरू किया कॉलेज में, क्योंकि वो बेस्ट आर्टिस्ट या बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए ज़रूरी होता था कि आप डिबेटर भी हो, आप क्लास में टॉप हो, एक्टिंग भी आनी चाहिए और गेम्स में आप स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करें किसी उसमें। तो मैं खो-खो करता। खेला कोई नहीं ढंग से मैं, लेकिन सभी खेलों की मैं कमेंट्री करता हूँ और इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी कमेंट्री में आपके पास आधार होना चाहिए एक वॉइस का, एक मॉड्यूलेशन होता है, एक उतार-चढ़ाव होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए कमेंट्री करने का और अगर आपकी आवाज़ सूट करती है कमेंट्री को, तो आप कमेंटेटर बन सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सब खेलों की कमेंट्री की जा सकती है, रूल रेगुलेशन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी, अभी मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बनारस में भी जैसे की थी, तो हुँ, मैंने इसके अलावा मैंने योगा की, हैंडबॉल की, तो मैं सब गेम्स की कमेंट्री कर लेता हूँ। तकरीबन 10-12 गेम ऐसे हैं हुँ, जिनकी मैं कमेंट्री करता हूँ। जी। अगर कहें कि कुलविंदर सिंह कंग खेल कमेंटेटर ना होते तो क्या होते? लेक्चरर होता, हुँ, राजस्थान में रहता, किसी पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल रिटायर हो जाता, हुँ, राजस्थान में घूमता रहता और लेकिन ये सेंटर का जॉब था इसलिए मुझे हिंदुस्तान भर में आना पड़ा और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत तरह के लोगों से मिलने को हुआ। बस मैं बनना कमेंटेटर चाहता था, वो कमेंटेटर बन गया और आकाशवाणी ने मुझे जितना दिया है, कोई और डिपार्टमेंट शायद ना दे सके। तो दिल में कैसे ख़्याल आया कि हिंदी में खेल कमेंट्री की जाए? मैं श्रीगंगानगर राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। मैं हुँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और हिंदी मीडियम में पढ़ने की वजह से मैं हिंदी बहुत अच्छी मेरी थी और हिंदी कमेंट्री करना मुझे अच्छा लगता था। क्योंकि मेरा स्टडी का अध्ययन का जो माध्यम था वो हिंदी ही था। बचपन से हिंदी बोलते आए हैं। इवन हुँ, मैं मारवाड़ी बहुत अच्छी बोलता हूँ, राजस्थान की जो भाषा अच्छा। है। पंजाबी बोल लेने ऐसे वो कोई गल नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाषा सीखनी चाहिए। आजकल मैं टेबल पे मेरे सामने बुक पड़ी है स्पेनिश की, मैं आजकल स्पेनिश सीख रहा हूँ। तो हुँ, कुछ ना कुछ आप करते रहना चाहिए। तो क्योंकि बोली आपके हमेशा काम आएगी। कोई सही आपसे इस विधा को छीन नहीं सकता। बिल्कुल, सही बात है। सर आप कई खेल प्रतिस्पर्धाओं के आँखों देखा हाल का विवरण आपने श्रोताओं तक पहुँचाया है, तो जी। वो आँखों देखा हाल दिल में बस जाता है श्रोताओं के। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन-सी खेल कमेंट्री में आता है? क्योंकि आपने बहुत सारे खेलों का ज़िक्र किया। देखिए मज़ा तो अलग-अलग खेल में अलग-अलग तरह की बातें होती हैं। अब हुँ, 1998 में यूट्रेक्ट गया था हॉलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप की कमेंट्री करने। मैं पहली बार ही गया था। तो वहाँ मैंने फिर जब कमेंट्री करी तो मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि अंग्रेजी कमेंटेटर या इंजीनियर या प्रोड्यूसर कोई नहीं जा सका। हुँ, मैं अकेला ही इंग्लैंड हॉलैंड पहुँचा और एंटायर वर्ल्ड कप पूरा विश्व कप मैंने अकेले ने कमेंट्री करी हर मैच में। वाह! और फाइनल मुकाबला था वो 117 मिनट चला। उस वक़्त 35-35 मिनट के 2 हाफ होते थे हॉकी के। हुँ, फाइनल हॉलैंड और स्पेन के बीच में था, वो खत्म हो गया। उसके बाद 15-15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता था, हुँ, वो खत्म हो गया था, गोल नहीं हुआ। उसके बाद गोल्डन गोल के लिए समय मिलता है, उसमें जाके गोल हुआ था, हॉलैंड जीता था और वो स्टेडियम पूरा ऑरेंज ऑरेंज ही था क्योंकि मेज़बान फाइनल में पहुँचा था। तो उस मैच का जो मज़ा आया था, उसमें हालाँकि मैं अकेला बोलता-बोलता थक गया था, लेकिन हॉकी का फाइनल था, आप चाहकर भी स्लो नहीं हो सकते क्योंकि खेल इतनी तेज गति से होता है और हॉकी इज़ माय फर्स्ट लव। बिल्कुल। सर आपका खेल कमेंट्री का लंबा सफ़र है, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया होगा, तो कौन से वो साथी आपके रहे हैं जिनके साथ आपको कमेंट्री करने का मौका मिला? देखिए, आकाशवाणी का जो पैनल होता है, जी। उन लोगों के साथ कमेंट्री करी। इसके अलावा एक बार इंडिया और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच की मैंने मदन लाल और कपिल देव के साथ भी कमेंट्री करी आकाशवाणी के लिए। तो हुँ, जो आकाशवाणी पे कमेंट्री करेगा वो हमारे साथ बैठेगा। हाँ, इंटरवल में जब आते थे तो जॉन इब्राहिम ने कमेंट्री करी थी। 99 के विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था, हुँ, उसमें आमिर खान साहब आए थे कमेंट्री बॉक्स में। हुँ, उनसे पूरे इनिंग में वो बैठे रहे और उनसे बातें होती रही। तो साथ में कोई भी हो, आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप कमेंट्री कर रहे हैं, तो आप बीच में कमेंट्री भी करें, उनसे सवालात भी पूछते रहें, लिसनर के लिए इंटरेस्ट बना के रखें। तो जो भी कमेंटेटर आए, उनके साथ हमने कमेंट्री करी, चाहे वो क्योंकि हमें तो अंग्रेजी वालों के साथ मौका मिलेगा ना, हिंदी का तो हुँ, एक ही होता है जी, या हिंदी के ज़्यादा 2 होते हैं। जी। तो सुरेश सरैया हैं, प्रकाश वाकनकर हैं, प्रेम कुमार हैं, डॉक्टर मिलिंद टिपनिस हैं। तो बहुत से कमेंटेटर इतने 40-45 सालों की जो मेरा इतिहास रहा है कमेंट्री का, उसमें बहुत से लोग आए, उन सब के साथ मुझे बहुत आनंद आया कमेंट्री करने का। ओलंपिक्स में भी गए, बीजिंग भी गए, मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब जगह जाने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, नेपाल में भी कमेंट्री करी मैंने। तो हुँ, जहाँ मौका मिलता है, हम कमेंट्री करते हैं और मैं एक और कोशिश रहती है कमेंटेटर के लिए होना चाहिए, क्या वहाँ की लोकल भाषा थोड़ी-सी सीख के जाएँ, तो जी। आपको उसका वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है।
बिल्कुल। लाखों श्रोताओं की पसंद रहे हैं कुलविंदर सिंह कंग। यदि कुलविंदर सिंह कंग से पूछा जाए कि आपका पसंदीदा कमेंटेटर कौन है? इंग्लिश में मेरे साथ जो कमेंट्री करते रहे हैं, प्रकाश वाकनकर बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं जी, और बहुत अच्छा उनका सेंस ऑफ, क्योंकि वो खुद खिलाड़ी भी रहे हैं। जी, इसके अलावा हिंदी में जो मेरे मित्र हैं, संजय बैनर्जी, वो बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं। उनका नॉलेज बहुत है, उनका उच्चारण बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल, ये 2 हैं। और इसके अलावा अगर टीवी की बात करें, टीवी में तो वो कमेंट्री होती ही नहीं जो रेडियो में होती है। बिल्कुल, बहुत फ़र्क है दोनों में, ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, जो कमेंट्री का मज़ा है और वो रेडियो की कमेंट्री का, वो रेडियो पे आता है और रेडियो वाले लोगों के साथ ही आता है। बिल्कुल। रेडियो की यही ख़ासियत है। सबसे यादगार कौन-सा पल आपका रहा है जो संस्मरण आप सुनाना चाहें, कमेंट्री कर रहे हैं और वो आज भी नहीं भूल पाते हों आप? देखिए, वो ऐतिहासिक मैच नटवर्स ट्रॉफी का फाइनल, वो जी, बहुत बड़ी बात थी, जिसमें उम्मीद नहीं थी कि 146 पर 5 आउट हो गए थे। सचिन तेंदुलकर आउट होकर बाहर जा रहे थे। चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, वसीम अकरम हो, रमीज राजा हो, जेफरी बाइकाट, सब कह रहे हैं इंडिया इज गॉन। नटवर्स ट्रॉफी के फाइनल में मेरे साथ शायद सुरेश रैया थे, मुझे अब याद नहीं यार दूसरे कमेंटेटर कौन थे। जी, तो हम लोग सब कह रहे थे कि गया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी भी उम्मीद है। बीबीसी ने लाइव इंटरव्यू भी लिया, तो मैंने कहा ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर इस बैटिंग पिच पर इंग्लैंड 325 बना सकता है, तो भारत 326 बनाने में सक्षम है। अभी फिलहाल जो मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जोड़ी है, अगर अगले 10 ओवर तक ये आउट नहीं हुए, तो हुँ। मैच का पासा पलट कर आपको दिखाऊंगा, और वही हुआ। तो वो बहुत ऐतिहासिक मैच है, बहुत खुशियां मनाई हम लोगों ने। बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी खेल कमेंट्री करते हुए आपके क्योंकि इतना आसान काम नहीं है खेल कमेंट्री करना, आँखों देखा हाल सुनाना। तो कौन-सी वो मुश्किल थी? अकेले ने हॉकी वर्ल्ड कप किया। इसके अलावा श्रीलंका में हम एशिया कप करने गए थे, तो वहाँ लाइन नहीं मिल पाई थी। हुँ, तो श्रीलंका टेलीकॉम को भी लिया और मोबाइल में पैसे डाले और बहुत कुछ किया। 3-4 मेरे हाथ में माइक थे, पता नहीं आवाज़ किधर से जा रही है, लैंडलाइन फ़ोन का जो रिसीवर है उससे जा रही है, हुँ, या हमारे माइक से जा रही है, या मोबाइल से जा रही है, हमें नहीं पता किधर से जा रही है। तो 3-4 चीज़ें हाथ में पकड़ कर हुँ, हमें कमेंट्री करनी पड़ी। कई बार दर्शकों के बीच में बैठ के कमेंट्री करनी पड़ती है। तो मोबाइल में जो पैसे डलवाए थे, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। उस वक़्त ये नहीं था कि इनकमिंग फ्री थी, और विदेश में ख़ास तौर पर। जी। तो थोड़ी देर के बाद फ़ोन बोलने लग जाता सिंहली भाषा में कि आपके पैसे खत्म हो गए हैं, रिचार्ज करवाइए। तो बहुत सी बातें होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, बात भी करनी है कमेंटेटर। तो मेरे साथ वसीम अकरम बैठे थे कमेंट्री बॉक्स में, तो वो बोले, "पाजी ये क्यों हो रहा है?" हुँ, मैं कहा, "बस ऐसे ही आप बोलते रहिए, हमें खुद नहीं पता कि ये की हो रहा है।" बिल्कुल जी। और सर आप आकाशवाणी से जुड़े हैं और बहुत सारे श्रोताओं के दिलों पर आपने राज किया है। सर जी। कभी-कभी खेल के दौरान मौसम का मिज़ाज भी बदल जाता है या यूँ कहें कि खेल बीच में ही रोकना पड़ जाता है। तो जी। उस समय का कोई वाक़या जो श्रोताओं के साथ साझा करना चाह रहे हों आप? कई बार होता है, बिल्कुल खेल बंद हो गया, बारिश हो गई, खिलाड़ियों में, हॉकी खिलाड़ी में लड़ाई हो गई, तो हम वो उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इस खिलाड़ी ने उसको हॉकी मारी और उसने आगे से इसको मारी। तो फिर हमें अपनी जो मेहनत की होती है, जो होमवर्क किया होता है, जो आंकड़े होते हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते रहते हैं। ऐसे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते रहते हैं जब खेल रुकते हैं किसी वजह से। तो सारी बातें होती हैं, तो बहुत सी बातें मैदान पर हैं। अब रैंडमली तो एकदम अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं, जब आपको दिक्कत आती है, लेकिन रनिंग अगेंस्ट टाइम जिसको बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ती है। एक बार लाइन नहीं मिली थी, तो बीबीसी लाइन उधारी लेके 200 मीटर का मैंने तार बिछा के लंदन में वो लाइन को एक्सटेंड कराया, और वहां से मैंने पहले मैच की कमेंट्री करी। तो बहुत हुँ। कुछ ऐसा होता है जब हमें ये करना पड़ता है परिस्थितियों के अनुसार। बिल्कुल। सर एक सवाल और हमारे दिमाग में बचपन से कौंता आ जी। रहा है कि जी। कमेंटेटर तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं, फिर हाँ जी। दूर हाँ जी। फील्ड में खेल रहे खिलाड़ियों को कैसे पहचान लेते हैं कि ये शॉट या विकेट कैच इस खिलाड़ी ने लिया है? क्योंकि पहले शर्ट पर नंबर भी नहीं होता था, हालाँकि अब हमारा एक्सपीरियंस है मनोज, बहुत कुछ होता है। किसी खिलाड़ी का फिजिक्स हमें पता होता है, किसी की दाढ़ी है, किसी के ने रेड कलर के शूज पहने हैं। तो ये पहचान आपको बनानी पड़ती है 5-7 मिनट में कि इस मैदान पे अब जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो राइट फुल बैक है, उसने ऑरेंज कलर जूते पहन रखे हैं, उसके दाढ़ी है, किसी के बाल बड़े हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस के साथ होता है। बिल्कुल। चलिए, आकाशवाणी के 90 सालों के सफ़र में खेल कमेंट्री में श्रोताओं को कितना प्रभावित किया? देखिए, खेल कमेंट्री तो शुरू से श्रोताओं के साथ जुड़ी हुई है। जी। बिना इसके तो संभव नहीं है। आज क्रिकेट जिस मुकाम पर पहुंची है, उसको वहां तक पहुंचाने वाले आकाशवाणी की कमेंट्री है। 1970-71 में जब वेस्ट इंडीज से अजीत वाडेकर के कप्तानी में हुँ, भारत जीत के लौटा था, तब वहां क्या कुछ हुआ वो आकाशवाणी ने बताया था। 1974 में जब जीता था, या गावस्कर ने 774 रन बनाए थे एक सीरीज में, तो लिसनर उसको घर बैठ कर सुनते थे। तो आकाशवाणी की कमेंट्री जो कि जन जन तक पहुंचती है, उसका तो आज भी कोई मुकाबला नहीं। वो मैं इसलिए कहना चाहूंगा हुँ, कि जहां तक आकाशवाणी पहुंचती है, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। इतना बड़ा नेटवर्क है। आज भी लाखों करोड़ों लिसनर है जो कि आकाशवाणी की कमेंट्री सुनते हैं। फिर प्राइवेट चैनल आ गए, ये हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ।
आकाशवाणी वहीं की वहीं है, उसकी वैल्यू वही है, उसकी जो रीच है वही है, उसका लोगों का प्यार वही है। मैं अपनी आत्मकथा भी लिख रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ होगा कि क्या कुछ आज तक घटित हुआ इतने सालों में कमेंट्री में, कहाँ-कहाँ मुझे मौका मिला। ये आकाशवाणी की कमेंट्री है, जिसने मुझे चीन की दीवार को भी दिखा दिया, रावण की लंका भी देखने का मौका मिला, आईफल टावर पे भी मैं गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर भी मैं गया। इसके अलावा पाकिस्तान में पंजा साहब और ननकाना साहब देखने का मौका भी मिला। तो ऐसी कोई जगह नहीं, ये कमेंट्री आपको ऐसी-ऐसी जगहों पर पहुँचती है, जहाँ आप सोच नहीं सकते। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आकाशवाणी का। जी, आखिरी सवाल कि अपने श्रोताओं से अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे श्रोता ही सब कुछ है। अगर ये श्रोता ना हो, तो हम कहीं के भी नहीं हैं। आकाशवाणी श्रोताओं के साथ जुड़ा है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम उनका मनोरंजन करें, जिस उद्देश्य के लिए हमको यहाँ बिठाया गया है। और मैं समझता हूँ कि उन्हीं का प्यार है, जो आकाशवाणी यहाँ तक पहुँचती है, आज भी लोग सुनते हैं। और नेत्रहीन लोग ज़्यादा हमें फ़ोन करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, आवाज़ से पहचान लेते हैं। तो हम उनको कैटर करते हुए खुशी होती है। और हमारा यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। आने वाले समय में भी आकाशवाणी 90 वर्ष हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 100 के बाद भी, 190 के बाद भी आकाशवाणी इसी तरह से सेवा करता रहेगा। और जो रीच आकाशवाणी की है, जो मंगल ध्वनि बजती है, जो सुबह से शाम तक और अब 24 घंटे चलता है प्रसारण, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सबसे पहले बिल्कुल सही और सटीक जानकारी, सूचना, ज्ञान, मनोरंजन और समाचार आकाशवाणी से ही मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद कुलविंदर सिंह कंग जी, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। हम चाहेंगे कि ईश्वर आपको यूँ ही सेहतमंद रखे और इसी धारा प्रवाह के साथ आप बोलते रहें, श्रोताओं के दिलों पर राज करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत हृदय से आभार आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी श्रोताओं को। 90 सालों से ये सबकी चाहत है, एक पल ना रहे